नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रशिक्षण क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय दुबे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारी ज्योग्राफी की मंथन सीरीज में आज हमारी क्लास सेकंड है और जो बच्चे इस क्लास से जुड़े हुए हैं उनको कहीं ना कहीं अपने एग्जाम में ज्योग्राफी में इसका लाभ पूरी तरीके से मिलेगा, क्योंकि जिस डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है, पूरे टॉपिक के कॉन्सेप्ट को एक साथ में क्लियर किया जा रहा है, वहाँ पर एक साथ एक टॉपिक कम से कम आपके 20 क्वेश्चन के माध्यम से कवर होना चाहिए। उसी तरीके से क्वेश्चनों का फॉर्मेट भी सेट किया गया है और इनमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और कई सारे क्वेश्चन जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की उनकी पूरी संभावना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कंटिन्यूस रूप से देख रहे होंगे और जो लोग अपने डाउट्स लेकर के आते हैं और हमारे पास तक उनके डाउट्स नहीं पहुंचते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में भी अपने डाउट्स को शेयर कर सकते हैं। उनका 24 घंटे के भीतर भीतर आपको रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं हमारी मंथन सीरीज की अगली क्लास। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो देखते हैं क्या है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है। तो चंद्रमा पृथ्वी का क्या है, एक उपग्रह है और उपग्रह हम किसे कहते हैं, हम यहीं से थोड़ी सी शुरुआत करते हैं। तो देखिए पहला सवाल चंद्रमा के परिक्रमण को लेकर के है कि पृथ्वी के चारों तरफ, तो ये हमारी पृथ्वी है, ये अर्थ हो गई और पृथ्वी के चारों तरफ जो परिक्रमा करता है वो आपका चंद्रमा है। तो ये चंद्रमा हो गया आपका मून। तो पृथ्वी का एक ही सैटेलाइट है तो ये क्या हो जाएगा, पृथ्वी का उपग्रह हो जाएगा। उपग्रह का मतलब होता है कि ऐसे खगोलीय पिंड जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंड आपके क्या कहलाते हैं, उपग्रह कहलाते हैं, सैटेलाइट कहलाते हैं। तो पृथ्वी का एकमात्र सैटेलाइट कौन सा है, आपका मून है। और मून पृथ्वी की परिक्रमा या इसकी जो परिक्रमण अवधि है ये कितने समय की है, सवाल हमारा ये पूछा गया है, इसकी परिक्रमण अवधि। इसके साथ ही हमें एक पॉइंट यहीं पर और मेंशन करना है कि चंद्रमा की अपनी रोटेशनल टाइम पीरियड इसका कितना है, कि कितने समय में ये अपने एक्सिस पर एक रोटेशन पूरा करता है और कितने समय में पृथ्वी का एक रिवॉल्यूशन पूरा करता है। तो चंद्रमा को पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरा करने में कितना समय लगता है, तो पहला ऑप्शन है हमारा 29 डेज, दूसरा है 29 एंड 5 डेज, 27 डेज, 27 एंड 5 डेज। तो देखिए दोस्तों इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो है कि चंद्रमा को पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरा करने में 27 दिन और 8 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं, 8 घंटे। तो 27 दिन और 8 घंटे में ये क्या करता है, पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करता है, जिसे चंद्रमा की परिक्रमण गति कहते हैं। तो चंद्रमा की जो परिक्रमण की दिशा है, अगर यहां से आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि चंद्रमा किस दिशा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज का मीन्स कि ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करता है, वेस्ट टू ईस्ट। तो वेस्ट टू ईस्ट परिक्रमा करता है। और चंद्रमा का आकर्षण बल जो होता है ना, कि चंद्रमा की अपनी एक आकर्षण शक्ति है, इसके आकर्षण बल को ही हम लोग ज्वारीय बल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ज्वारीय बल। और इसी ज्वारीय बल के कारण पृथ्वी पर ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होगी, ज्वार भाटा की उत्पत्ति। तो पृथ्वी पर ज्वार आने के पीछे क्या कारण है, अगर ये सवाल पूछ लिया जाए तो आप बताना कि चंद्रमा की आकर्षण शक्ति जिसे हम ज्वारीय बल भी कहते हैं उसके कारण पृथ्वी पर ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है, ज्वार भाटा आते हैं। दूसरी चीज ये भी है कि इसकी जितनी इसकी परिक्रमण अवधि है उतनी ही इसकी क्या है, घूर्णन अवधि है। तो लगभग दोनों चीजें, इसकी रोटेशन और रिवॉल्यूशन दोनों सेम है, उतने ही समय में क्या करता है, ये एक चक्कर अपने एक्सिस पर पूरा करता है, जिसे चंद्रमा की घूर्णन गति कहा जाता है। और पृथ्वी के चारों तरफ घूमने में इसको 27 दिन 8 घंटे का समय लगता है। तो ऑप्शन जो डी है हमारा, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। 27 साढ़े 27 दिन लगभग है ना, तो लगभग में दिया गया है यहाँ पर।
तो चंद्रमा को पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरा करने में कितना समय लगता है? 27.5 दिन लगते हैं, या 27 घंटे, 27 दिन 8 घंटे का समय लगता है। अगला सवाल आपका क्या है? अगला सवाल है कि विषुव संबंधित है 21 मार्च से, 29 फरवरी से, 22 दिसंबर से या 21 जून से। तो विषुव को हम लोग इंग्लिश में इक्विनॉक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स कहते हैं। तो ये इक्विनॉक्स क्या है, थोड़ा सा हम इसके बारे में जानते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारी पृथ्वी पर प्रकाश का जो स्रोत है ना दोस्तों, वो है आपका सूर्य, सन। और सूर्य से प्रकाश हमारी पृथ्वी पर आता है, जिसे हम सोलर रेडिएशन या सौर्यिक विकिरण कहते हैं। तो प्रकाश पूरी पृथ्वी पर हमेशा एक जैसा नहीं मिलेगा आपको देखने को, यानी कि साल में ये 2 बार विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है सूर्य हमारा, और एक बार मकर रेखा पर और एक बार कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा। तो जब सूर्य की सीधी किरणें इक्वेटर लाइन पर या विषुवत रेखा पर पड़ती हैं, इस कंडीशन को ही हम लोग क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं। तो मैं ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका एक साथ यहां समझा देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, तो साल में 2 बार सूर्य कहां सीधा चमकेगा दोस्तों? वो चमकेगा आपका विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर। और जब सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, इस कंडीशन को ही कहा जाता है विषुव। क्या कहते हैं इस स्थिति को? विषुव कहते हैं, इक्विनॉक्स कहते हैं। तो इक्विनॉक्स क्या है अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, तो आप कहना कि जब सूर्य की लंबवत किरणें या सीधी किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती हैं, उस कंडीशन को, उस स्थिति को विषुव के नाम से जाना जाता है। विषुव के समय पूरी पृथ्वी पर सूर्यताप जो होता है वो बराबर प्राप्त होता है, इसीलिए पृथ्वी पर दिन और रात की जो अवधि होगी वो भी क्या हो जाएगी? इस समय बराबर होगी। इसका मतलब है कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। ये कंडीशन आपकी बनती है 23 सितंबर को। कब बनेगी? 23 सितंबर को। ये डेट याद रखनी है आपकी। और इस समय भी आपका सूर्य का प्रकाश जो है वो विषुवत रेखा पर सीधा पड़ता है, इसलिए इसको भी हम क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं। और जो कंडीशन नीचे आपकी बनी वही कंडीशन आपके ऊपर भी बनेगी कि यहां भी दिन और रात क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब यहां भी 12 घंटे का दिन होगा और 12 घंटे की रात होगी, बस डेट चेंज हो जाएगी, महीना चेंज हो जाएगा। ये कंडीशन पृथ्वी पर बनती है 21 मार्च को। कब बनती है? 21 मार्च को। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि कब बराबर होगी, तो 23 सितंबर और 21 मार्च को होती है। इसके बाद पृथ्वी हमारी आगे बढ़ती है, और जब पृथ्वी आगे बढ़ेगी तो यहां से यहां तक जाएगी। तो अब पृथ्वी का जो दक्षिणी गोलार्ध होता है वो सूर्य के सामने आ जाता है। जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सामने आएगा तो सूर्य का दक्षिणावर्त या सूर्य का दक्षिणायन इसे हम कहते हैं। तो सूर्य के दक्षिणायन के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप कहना कि जब पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सामने आता है, इस कंडीशन को ही सूर्य का दक्षिणायन कहा जाता है। और सूर्य के दक्षिणायन में सूर्य का जो प्रकाश है वो सबसे ज्यादा आपका मकर रेखा पर पड़ता है, यानी कि मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें आपकी पड़ती हैं। कौन सी रेखा हो गई ये? मकर रेखा। और ये कौन सी रेखा थी आपकी? भूमध्य रेखा। तो जब सूर्य का प्रकाश या जब सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं, इस स्थिति को हम लोग जानते हैं मकर संक्रांति के नाम से। इस कंडीशन को क्या कहेंगे? इसको कहते हैं मकर संक्रांति। और मकर संक्रांति की स्थिति पृथ्वी पर 22 दिसंबर को बनती है। कब बनती है साथियों? 22 दिसंबर को। और 22 दिसंबर को पृथ्वी पर क्या क्या एक्टिविटी या कौन कौन सी घटनाएं आपकी घटित होती हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, हमारी पृथ्वी पर 2 गोलार्ध हैं, एक दक्षिणी गोलार्ध जहां पर सूर्य अभी सीधा चमक रहा है, और एक उत्तरी गोलार्ध जहां सूर्य तिरछा हो जाएगा। तो यहां पर
जब सूर्य की सीधी किरणें पड़ेंगी तो यहाँ का तापमान क्या हो जाएगा, यहाँ का टेम्परेचर अधिक हो जाएगा, और टेम्परेचर अधिक होगा तो इस समय यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होगी। कौन सी ऋतु होगी दक्षिणी गोलार्ध में? ग्रीष्म ऋतु होगी, जिसके कारण यहाँ दिन जो होंगे उनकी अवधि बढ़ जाएगी, यानी कि दिन बड़े और रात छोटी हो जाती हैं। इसीलिए कहते हैं ना छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं, तो वो कहाँ होंगी? वो हो जाएंगी आपकी उत्तरी गोलार्ध में। तो यहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो कम होने से यहाँ शीत ऋतु होती है, और शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं और रात कैसी होती है दोस्तों? बड़ी होती है ना। तो यहाँ पर दिन क्या हो जाएंगे आपके? छोटे, और रात क्या हो जाएंगी? लंबी हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होगा, तो वो आपका हो जाएगा 22 दिसंबर को। अगर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है तो उसी तिथि को या उसी डेट को उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होगा, और जब दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा तो उसी डेट को दक्षिणी गोलार्ध की सबसे छोटी रात होगी, और दक्षिणी गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होगी। तो ये 4 क्वेश्चन आपके यहां से भी बनते हैं। इसके बाद अब हमारा सूर्य और आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा तो वापस से सूर्य सीधा कहां चमकेगा? इक्वेटर लाइन पर, और यहां भी कंडीशन, उसको हम विषुव कहते हैं। उसके बाद अब हमारा सूर्य और आगे गया तो अब उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने आ जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं सूर्य का उत्तरायण होना। तो ये कंडीशन आपकी क्या कहलाती है? सूर्य का उत्तरायण होना। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। तो जब सूर्य का उत्तरायण होता है तो सूर्य की सीधी किरणें जो हैं वो आपकी अब कर्क रेखा पर पड़ेंगी। तो ये आपकी कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री नॉर्थ को ही हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। तो सूर्य अब हमारा कहां पर सीधा चमकेगा? कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा। और जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, इस कंडीशन को ही हम लोग कर्क संक्रांति के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? कर्क संक्रांति। और कर्क संक्रांति की जो स्थिति बनती है ये बनती है आपकी 21 जून को। कब बनेगी? 21 जून को। तो 21 जून को कर्क संक्रांति की स्थिति बनती है। तो इस समय भी क्या क्या कंडीशंस आपकी होंगी, थोड़ा सा उसके बारे में भी जान लेते हैं। देखो, हमारे दोनों गोलार्ध हैं, अब हमको उत्तरी गोलार्ध को पहले रखना है और दक्षिणी गोलार्ध को बाद में रखना है। तो उत्तरी गोलार्ध में जब सूर्य सीधा चमकता है तो अब यहां का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? यहां का टेम्परेचर हो जाएगा ज्यादा। तो यहां पर होगी इस समय ग्रीष्म ऋतु। कौन सी ऋतु होगी? ग्रीष्म ऋतु होगी। तो ग्रीष्म ऋतु में दिन कैसे होते हैं? बड़े होते हैं, और रात कैसी होती है? छोटी होती है। और दक्षिणी गोलार्ध में टेम्परेचर कम होने के कारण यहां अब शीत ऋतु हो जाएगी। और शीत ऋतु में दिन कैसे होंगे आपके? दिन छोटे होते हैं और रात कैसी हो जाती है? बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट था, इसको आपको अच्छे से समझना है। अब इसको हम ऋतुओं के अकॉर्डिंग अगर देखें, तो अगर इस टॉपिक को देखा जाए तो इस टॉपिक का नाम है ऋतु परिवर्तन। क्या नाम है इसका? ऋतु परिवर्तन। और ऋतु परिवर्तन सूर्य की या पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण होती है। जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है उस समय क्या होता है? हमारी ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो ऋतु परिवर्तन किसका प्रभाव माना जाता है अगर ये आपसे पूछा जाए, तो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण हमारी ऋतुएं बदलती हैं। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी वर्षा। तो सितंबर के समय में आपका जो विषुव बनता है ना, इसको हम लोग कहते हैं शरद विषुव। क्या कहते हैं सितंबर के टाइम के विषुव को? शरद विषुव, ऑटम इक्विनॉक्स। और मार्च के समय में जो विषुव बनता है इसको कहते हैं बसंत विषुव, स्प्रिंग इक्विनॉक्स। मकर संक्रांति के समय हमारे भारत में रहती है सर्दी, इसलिए इसको कहा जाता है शीत आयनांत या विंटर सोलिस्टिस।
और कर्क संक्रांति के समय भारत में होती है गर्मी, तो इसको कहते हैं ग्रीष्म अयनांत। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि शीत अयनांत और ग्रीष्म अयनांत किस डेट को बनते हैं। तो ये एक पूरा कॉन्सेप्ट था जो विषुव के बारे में और कर्क संक्रांति मकर संक्रांति के बारे में आपको जानकारी दे रहा है। इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन अभी देखने को मिलेंगे। तो आपका सवाल क्या था? हमारा क्वेश्चन ये था कि विषुव किससे संबंधित है, तो यहाँ पर डेट दी हुई है। तो विषुव आपका 2 डेट को बन रहा है, एक 21 मार्च को। 21 मार्च को बनने वाले विषुव को हम लोग कहते हैं बसंत विषुव, और 23 सितंबर को बनने वाले विषुव को हम लोग कहते हैं शरद विषुव। तो विषुव आपका 2 समय पे बनेगा, ठीक है। और विषुव के समय पूरी पृथ्वी पर दिन और रात की जो अवधि होती है वो बराबर होती है। ये याद रखना है, 12 घंटे का दिन होगा और 12 घंटे की रात होगी। इसका मतलब कि हमारी पृथ्वी पर सूर्य ताप इंसोलेशन की जो प्राप्ति होती है ना, वो दोनों गोलार्धों में बराबर होगी। इंसोलेशन आपको उत्तरी गोलार्ध में भी उतना ही मिलेगा जितना कि दक्षिणी गोलार्ध में मिलेगा। इसीलिए दोनों गोलार्धों में 50% अगर यहाँ मिल रहा है तो 50% ही कहाँ पर मिलेगा? दक्षिणी गोलार्ध में मिलेगा, जिसके कारण दिन और रात की अवधि भी क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो फरवरी नहीं होगा, वो दिसंबर नहीं होगा, जून नहीं होगा, वो क्या होगा? 21 मार्च। जबकि 22 दिसंबर को आपकी मकर संक्रांति होती है, जिस समय सूर्य की सीधी किरणें कहां पर पड़ती हैं? मकर रेखा पर पड़ती हैं। और 21 जून को आपकी कर्क संक्रांति होती है, जिस समय सूर्य का क्या होता है? और कर्क संक्रांति के समय ही ग्रीष्म अयनांत बनता है, और मकर संक्रांति के समय शीत अयनांत बनता है। ठीक है, तो राइट आंसर ए हो गया। अगला सवाल क्या है आपका? अगला सवाल है, पृथ्वी उपसौर की अवस्था में पहुंचती है जनवरी में, सितंबर में, जुलाई में, मार्च में। तो देखिए हमारे ज्योग्राफी में 2 टर्मिनोलॉजी और चलती हैं, एक है आपकी उपसौर और दूसरी है अपसौर। तो उपसौर और अपसौर में क्या डिफरेंस है, तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को भी हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, एक शब्द है आपका उपसौर, जिसे हम पेरिलियन कहते हैं, और एक शब्द है आपका अपसौर, जिसे हम लोग एपिलियन कहते हैं। पेरिलियन एंड एपिलियन, ये भी आपकी पृथ्वी के परिक्रमण से ही संबंधित है कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो एक ऐसी कंडीशन आती है कि पृथ्वी साल में एक बार सूर्य के बहुत अधिक पास आ जाती है और एक बार सूर्य से बहुत अधिक दूर चली जाती है। तो इसके सबसे पास की स्थिति को क्या कहते हैं और सबसे दूर की स्थिति को क्या कहते हैं? तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि पृथ्वी सूर्य की जो परिक्रमा करती है दीर्घ वृत्ताकार पथ में, वो पथ जो है वो अंडाकार शेप में है, ओवल शेप में है, जिसके कारण एक तरफ से केंद्र से एक भाग नजदीक होता है और एक भाग केंद्र से दूर होता है, जिसके कारण एक साल में एक बार पृथ्वी सूर्य के बहुत अधिक पास होगी और एक बार सूर्य से बहुत अधिक दूरी पर होगी। तो उसी कॉन्सेप्ट को हमें यहां पर समझना है। तो देखिए, ये आपका सन है, मान लेते हैं ये हमारा सूर्य है, और इसके एक तरफ ये पृथ्वी है जो कि बहुत अधिक दूरी पर है, और एक इस तरफ हमारी पृथ्वी है जो कि बहुत अधिक पास है। तो जब पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि सूर्य और पृथ्वी की अधिकतम दूरी या सर्वाधिक दूरी क्या कहलाती है, तो इस स्थिति को हम लोग अपसौर के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इस स्थिति को? अपसौर कहते हैं। और जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी न्यूनतम होती है तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे? तो इसकी न्यूनतम दूरी को ही उपसौर कहा जाता है।
ठीक है। तो अपसौर और उपसौर में क्या डिफरेंस अगर आपसे पूछा जाए तो कहना कि जब पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित होती है या जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी होती है उसे हम अपसौर कहते हैं, और जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में न्यूनतम दूरी होती है उसे हम उपसौर कहते हैं। अपसौर की जो कंडीशन बनती है ना दोस्तों, ये बनती है आपकी 4 जुलाई को। ये स्थिति कब बनेगी? 4 जुलाई को। तो जुलाई के महीने में पृथ्वी सूर्य से बहुत अधिक दूरी पर होगी, और जनवरी के महीने में 3 जनवरी को हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के बहुत अधिक पास होगी। तो जब पृथ्वी सूर्य से बहुत अधिक दूरी पर होती है, अपसौर की कंडीशन में होती है, तो उस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो अधिकतम दूरी होगी वो 15.20 करोड़ किलोमीटर होगी। तो अपसौर के समय सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी कितनी होती है? 15.20 करोड़ किलोमीटर, और अपसौर के समय इन दोनों के जो बीच की दूरी होती है वो 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। ठीक है। तो अब बात ये आती कि भाई उपसौर और अपसौर के बीच में जो गैप आया, यानी कि यहां से और यहां तक, तो इनके बीच में अंतर कितने किलोमीटर का होता है? तो इन दोनों के बीच में जो अंतर होगा वो लगभग 50 लाख किलोमीटर का होगा। कितने मीटर का अंतर आ गया दोनों के बीच में? 50 लाख किलोमीटर का आ गया। अब एक सवाल आपसे यहां यह भी पूछा जाता है कि पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी कितनी है ना? तो आपने एक टर्मिनोलॉजी का नाम सुना होगा जिसे हम लोग अंतरिक्ष इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरिक्ष इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो कि दूरी मापने की एक इकाई है। AUB हम इसको इंग्लिश में कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मीन्स क्या होता है, तो इसको एक बार सही से समझना। मान लेते हैं, देखो ये हमारा सूर्य है, ये क्या है आपका सन, और ये आपकी पृथ्वी है। पृथ्वी सूर्य से अगर क्रम के आधार पर देखा जाए तो तीसरा ग्रह है। तो पृथ्वी और सूर्य के मध्य की जो दूरी होती है ना, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं? अंतरिक्ष इकाई कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या एक इकाई बराबर कितना होता है, तो आप बताना एक इकाई बराबर होता है 1.49 इंटू 10⁸ किलोमीटर। ये इसका फॉर्मूला याद रखना कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी है वो कितनी निकल के आती है? 1.49 इंटू 10⁸ किलोमीटर। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 14.98 करोड़ किलोमीटर इसकी डिस्टेंस निकल के आएगी, जो लगभग में अगर पूछी जाए तो 15 करोड़ किलोमीटर होती है। लगभग में कितनी हो जाएगी? 15 करोड़ किलोमीटर। तो सूर्य और पृथ्वी के जो बीच की औसत दूरी है वो कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर है, जिसे हम लोग अंतरिक्ष इकाई कहते हैं। तो औसत दूरी के समय पे हम मान लेते हैं कि हमें 100 यूनिट सूर्यताप की प्राप्ति हो रही है। तो अपसौर के समय अगर पृथ्वी दूर है तो वहां आपको क्या मिलेगा? सूर्यताप कम मिलेगा। उपसौर के समय वो पास है तो सूर्यताप ज्यादा मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट भी याद रखना कि इस समय सूर्यताप पृथ्वी पर कम होगा। कितने % की कमी आएगी सूर्यताप में? तो 7% की कमी आती है। और इस समय जो सूर्यताप होगा उसमें 7% की वृद्धि होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर औसत दूरी पर मान लेते हैं कि जब पृथ्वी सूर्य की औसत दूरी पर होती है तो इस समय सूर्यताप हमको 100 यूनिट मिलता है, तो उपसौर के समय पर 7% ज्यादा मिलेगा। तो 100 में 7 ऐड कर देंगे तो इस समय आपको 107 यूनिट इंसोलेशन मिलेगा। और अपसौर के समय अगर दूर है तो यहां पर इंसोलेशन में कमी आएगी। कितने %? 7%। तो हम 100 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना यूनिट आ जाएगा? 93 यूनिट आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट था। इतने सारे क्वेश्चन आपके अपसौर और उपसौर से पूछे जाते हैं। अगर ये पूछा जाए कि अपसौर और उपसौर किसकी घटना है, तो कहना पृथ्वी जब सूर्य का परिक्रमण करती है तो उसे ही हम उसी समय क्या बनता है आपका? तो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण उपसौर और अपसौर बनते हैं। ठीक है।
ये इसका रीजन हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी उपसौर की अवस्था में कब पहुंचती है, जनवरी में, सितंबर में, जुलाई में या मार्च में? तो हमें पता चल गया कि पृथ्वी 3 जनवरी को, डेट पूछी जाए तो कितनी जनवरी को? 3 जनवरी को, और 4 जुलाई को वो कहां पहुंचती है? अपसौर की अवस्था में। तो दोनों क्वेश्चन यहां पर एक साथ हो जाएंगे और बाकी जो कॉन्सेप्ट समझाया है वहां आपको पूरी तरीके से सवाल का सही आंसर मिल जाएगा, बाकी सारे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी क्या कहलाती है? तो अभी मैंने आपको बताया कि जब पृथ्वी सूर्य से बहुत अधिक दूरी पर होती है उसे हम अपसौर कहते हैं। अपसौर की कंडीशन 4 जुलाई को बनती है। इस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 15.20 करोड़ किलोमीटर होती है और इस समय 7% कमी आती है किसमें? सूर्यताप में। बस इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। अगला सवाल, पृथ्वी के किस स्थान पर उसकी घूर्णन गति सर्वाधिक होती है? तो देखिए, पृथ्वी अगर ये है हमारी, तो इसके बीचों बीच में आपकी 0 डिग्री है, भूमध्य रेखा है, और ये आपका पोल्स है, 90 डिग्री है नॉर्थ, और ये है आपका 90 डिग्री साउथ। तो देखो 0 डिग्री पर मैं इस कॉन्सेप्ट को भी एक बार सही से समझा देता हूं ताकि बाकी के सवाल आपके गलत ना हो। पृथ्वी जब घूर्णन करती है ना, तो पृथ्वी का घूर्णन समझ लीजिए एक बार कि पृथ्वी का घूर्णन हम किसे कहते हैं। देखिए, हमारी जो अर्थ है ये अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री टिल्ट है। टिल्ट का मतलब अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है इस तरीके से, और इसी को हम पृथ्वी का अक्षीय झुकाव भी कहते हैं। और इसी अक्षीय झुकाव के कारण हमारे मौसम में परिवर्तन आते हैं। ये इसका प्रभाव हो जाएगा। बीच में है आपकी इक्वेटर लाइन 0 डिग्री, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो बनता है आपका 66.5 डिग्री का। तो अगर इसकी डेफिनेशन पूछी जाए तो कहना कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही क्या कहलाता है? रोटेशन कहलाता है ना, घूर्णन गति कहलाती है। इसी को हम लोग परिभ्रमण गति भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? परिभ्रमण गति भी कहा जाता है। इसी को हम लोग दैनिक गति भी कहते हैं। अब इसको दैनिक गति इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी को एक घूर्णन पूरा करने में 1 दिन का समय लगता है, अर्थात 24 घंटे का समय लगता है, इसीलिए यह आपकी दैनिक गति भी कहलाती है। पृथ्वी का जो घूर्णन होता है, इसकी जो दिशा पूछी जाए आपसे कि भाई किस दिशा में ये रोटेशन करती है, तो आप याद रखना कि पृथ्वी हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने एक्सिस पर घूमती है। इसका मीन्स होता है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, जिसके कारण पूर्व में आपका सूर्योदय होता है और पश्चिम में सूर्यास्त होता है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहां से निकलते चले जाएंगे। इतना क्लियर हुआ? अब इसके अलावा एक चीज और याद रखिए कि पृथ्वी जब घूमती है तो अपकेंद्रीय बल की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होगी? अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो 0 डिग्री पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो सबसे ज्यादा लगता है कहां पर? 0 डिग्री पर। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सबसे कम लगता है पोल्स पर, यानी कि 90 डिग्री पर। तो 0 डिग्री पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम लगता है, इसीलिए यहाँ की ग्रेविटी क्या हो जाएगी? ज्यादा लगता है तो कम हो जाएगी, और पोल्स की ग्रेविटी क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। इसीलिए जो सबसे ज्यादा प्रभाव देखा जाता है घूर्णन का वो पोल्स पर और इक्वेटर पर देखा जाता है। तो इक्वेटर लाइन पर, यानी कि यहां पर घूर्णन गति आपकी सबसे ज्यादा होगी, तो यहां पर क्या हो जाएगा? घूर्णन गति अधिक, और यहां पर घूर्णन गति कम। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा भूमध्य रेखा पर हमारी पृथ्वी की घूर्णन गति क्या होती है? सबसे ज्यादा देखी जाती है। अगला सवाल है आपका,
सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए, ग्रीष्म आयनांत या ग्रीष्म संक्रांति बनती है आपकी 21 जून को, अभी हमने देखा था। शीत संक्रांति बनती है 22 दिसंबर को, बसंत विषुव बनता है आपका 21 मार्च को, और शरद विषुव बनता है आपका 23 सितंबर को। तो पहले देखिए, ए का 1 हो जाएगा, ये सही है, बी का 2 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा, डी का 3 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा कौन सा आंसर सही है। अभी मैंने आपको समझाया था, देख लीजिए, ये वाला आपका जो क्वेश्चन था कि ये आपका ग्रीष्म अयनांत हो गया, शीत अयनांत, ये आपका ग्रीष्म अयनांत, इधर आपका शरद विषुव 23 सितंबर को, 21 मार्च को आपका बसंत विषुव। तो ये इस तरीके से आप देखते चलिए क्वेश्चंस को, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। तो ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ए हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मध्य रात्रि का सूर्य देखा जा सकता है। तो देखिए, मध्य रात्रि का सूर्य वहीं देखा जाएगा जहां पर दिन में, साल में 6 महीने दिन और 6 महीने रात होगी। तो जब हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करती है तो सूर्य हमारा साल में एक बार कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है और एक बार मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। तो जब सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर होती हैं तो उस समय उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है, और जब सूर्य हमारा मकर रेखा पर सीधा चमकता है तो दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। क्लियर है यहां तक। तो आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र जो है ये आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल में आते हैं, इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा, 6 महीने दिन होगा और 6 महीने रात होगी। इसीलिए मध्य रात्रि का जो सूर्य है वो आपका इन्हीं क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो आंसर क्या होगा, आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में मध्य रात्रि का सूर्य देखा जा सकता है। अगला सवाल क्या है, निम्न में से किस दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी होती है। तो अभी हमने कॉन्सेप्ट को समझा था कि भाई सूर्य और पृथ्वी के बीच में सबसे कम दूरी जो होती है उसे हम उपसौर कहते हैं, और उपसौर की जो कंडीशन बनती है ये आपकी 3 जनवरी को बनती है। कब बनती है, 3 जनवरी को, और इस समय इनके बीच की जो दूरी होगी वो 14.70 करोड़ किलोमीटर होगी। कितनी होगी, 14.70 करोड़ किलोमीटर। तो ऑप्शन डी सही होगा। अगला सवाल, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है। तो अभी हमने देखा था कि जब सूर्य मकर रेखा पर सीधा पड़ता है, यानी कि जब मकर संक्रांति होती है, मकर संक्रांति हमारी 22 दिसंबर को होती है। कब होती है, 22 दिसंबर को, और इस समय दक्षिणी गोलार्ध में तापमान अधिक होता है जिससे यहां पर ग्रीष्म ऋतु होती है, और यहां दिन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और रात क्या होगी आपकी, छोटी हो जाएगी। जबकि उत्तरी गोलार्ध में इसकी उल्टी कंडीशन बनती है, विपरीत स्थिति बनती है। यहां पर तापमान कम होने के कारण यहां आपकी शीत ऋतु होगी, और शीत ऋतु होती है तो यहां दिन छोटे और रात बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो यहां क्वेश्चन क्या पूछा गया कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, तो ये जो डेट दे रखी है ना 22 दिसंबर, तो इस समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन हो जाएगा और उत्तरी गोलार्ध की सबसे बड़ी रात हो जाएगी। 22 दिसंबर को ही दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ी रात होगी। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है 22 दिसंबर। ठीक है, क्लियर है यहां तक कॉन्सेप्ट आपका। उम्मीद कर रहा हूं कि सारी चीजें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर। ज्योग्राफी में अगर सबसे ज्यादा योगदान जिन चीजों का है समझने में, वो आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, इमेजिनरी सब्जेक्ट है। अगला सवाल देखो, फिर से पूछ लिया कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, तो देखो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन भी 22 दिसंबर को होता है। तो डेट देखिए 22 दिसंबर, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। बहुत फैक्चुअल सवाल हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला, विश्व के सभी अंगों में, विश्व के सभी अंगों में 23 सितंबर को दिन और रात की समान लंबाई को क्या कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि भूमध्य रेखा पर हमारा जो सूर्य है, भूमध्य रेखा पर सूर्य
लंबवत चमकता है, और लंबवत चमकेगा 2 डेट को। कब कब? एक 21 मार्च को और दूसरा 22 दिसंबर को। 21 मार्च को जब चमकता है इसी को कहते हैं बसंत विषुव, और 23 सितंबर को चमकता है इसको कहते हैं शरद विषुव। और इन दोनों कंडीशन में पृथ्वी पर दिन और रात जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो इसलिए आपके ऑप्शन में क्या दे रखा है कि 23 सितंबर को ये वाला पूछा गया है, तो इसको हम लोग कहते हैं शरद विषुव। तो आपका हो जाएगा शरदकालीन विषुव, ऑप्शन ए सही। क्लियर है? तो आप उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ रहे होंगे और इन क्वेश्चंस को इसी तरीके से सॉल्व करना है। अगला है पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के लिए लगने वाले समय की गणना करने वाले प्रथम भारतीय भूगोल शास्त्री थे। यानी कि पृथ्वी की परिक्रमा में कितना समय लगता है इसके बारे में सबसे पहली जानकारी दी थी भास्कराचार्य जी ने। इनकी पुस्तक है एक, इनकी बुक का भी नाम याद रखना है कि किस बुक में, तो इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि नाम की एक बुक लिखी थी जिसमें पृथ्वी से संबंधित बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में इन्होंने चर्चा की। इसमें इन्होंने पृथ्वी की परिक्रमण की अवधि बताई और सबसे पहले इन्होंने बताया कि पृथ्वी को लगभग 365 दिन का जो समय है वो एक परिक्रमा पूरी करने में लग जाता है। ठीक, तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा, सा हो जाएगा। अगला सवाल, पृथ्वी की उपसौर की स्थिति किस महीने में होती है? तो अभी आपको बताया था कि जनवरी में पृथ्वी क्या करती है, उपसौर की कंडीशन बनाती है, जब वो सूर्य के बहुत अधिक पास होती है, अर्थात 14.70 करोड़ किलोमीटर की दूरी होती है। इस समय सूर्य ताप में 7% की वृद्धि होती है। क्लियर है? अगला सवाल, पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? यानी कि पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना ही क्या कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। और घूर्णन की जो दिशा थी मैंने आपको बताई थी कि हमारी पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूरब घूमती है, इसीलिए आपके पूर्व में सबसे पहले सूर्य उगता है, सूर्योदय होगा, और पश्चिम में हमारा सूर्य सबसे बाद में डूबता है, इसीलिए यहां पर क्या होगा, आपका सनसेट होगा या सूर्यास्त होगा। क्लियर? अगला सवाल, अगला सवाल है कि पृथ्वी पर दिन तथा रात्रि चक्र किसके कारण होता है? तो हमारी पृथ्वी, ये सूर्य है सन, और ये हमारी पृथ्वी है। तो सन की जब लाइट पड़ती है पृथ्वी पर तो इसके आधे भाग में ही जाती है, आधे भाग में यहां पर क्या रहेगा, दिन रहेगा, और यहां पर क्या रहेगी, रात। फिर पृथ्वी क्या करती है, घूम के वापस उसी जगह आ जाती है 12 घंटे के बाद, तो यहां दिन हो जाएगा, यहां रात हो जाएगी। और इन दोनों सर्किल को अलग करने वाला, यानी कि इन दोनों को अलग करने वाले सर्किल को हम लोग कहते हैं प्रदीप्ति व्रत। यानी कि दिन और रात को अलग करने वाला व्रत हमारा क्या कहलाता है, प्रदीप्ति व्रत कहलाता है। और ये कंडीशन होती है आपके पृथ्वी के घूमने से। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भैया घूर्णन के क्या क्या प्रभाव हैं, तो इन प्रभावों में सबसे पहला प्रभाव तो यही है कि पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। दूसरा प्रभाव है कि सूर्योदय जो होता है वो आपका पूर्व में होगा और सूर्यास्त जो होगा आपका वो पश्चिम में होगा। तीसरा इफेक्ट पूछा जाए तो अपकेंद्रीय बल की उत्पत्ति, यानी कि केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल अपकेंद्रीय बल कहलाता है। तो इसकी उत्पत्ति भी आपके घूर्णन से ही होती है। और चौथा है कोरियोलिस प्रभाव। तो ये कुछ प्रभाव दे रखे हैं आपके, किसके, घूर्णन के। तो घूर्णन के कारण एक तो दिन और रात हो गए, और ये वाला कॉन्सेप्ट भी याद रखना, और ये दोनों चीजें भी याद रखना। ठीक है? अगला सवाल, वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है। तो ये इंडिया के संदर्भ में पूछा गया कि भाई वर्ष का सबसे बड़ा दिन कब होगा, तो 21 जून को होता है, और इसीलिए 21 जून को विश्व योगा दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व योगा दिवस। अगला क्वेश्चन, उपसौर व अपसौर की स्थिति किस कारण होती है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा लगाती है तो
वो एक बार पृथ्वी हमारी कहाँ आ जाती है, सूर्य के बहुत अधिक नजदीक, और एक बार सूर्य से बहुत अधिक दूर, इसी को अपसौर और उपसौर की स्थिति कहते हैं। तो पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण, रिवॉल्यूशन के कारण ही उपसौर और अपसौर की कंडीशन बनती है। अगला क्वेश्चन, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा सबसे लंबी रात होती है, पृथ्वी की यह अवस्था क्या कहलाती है? तो मैंने आपको अभी बताया था कि 21 जून को सूर्य जो है वो कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। किस पर सीधा चमकेगा? कर्क रेखा पर। और इस कंडीशन को ही हम लोग कहते हैं कर्क संक्रांति। क्या कहते हैं? कर्क संक्रांति कहते हैं। इसी को हम लोग ग्रीष्म अयनांत भी कहते हैं, समर सोलिस्टिस भी इसको कहते हैं ना। और ग्रीष्म अयनांत के समय उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े और रात छोटी हो जाती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटे और रात बड़ी हो जाती है। इसीलिए गाना आया, छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं। ठीक है, वो इसी कॉन्सेप्ट को समझने के बाद ही कुमार सानू साहब ने इस गाने को गाया था। इसका मतलब उनकी ज्योग्राफी बहुत अच्छी थी, तो आपकी भी अच्छी हो जाए। इसी तरह इस तरीके के गाने भी सुनते रहिए। तो ग्रीष्म अयनांत उत्तर में क्या दे रखा है? इसी को, हाँ, ग्रीष्म अयनांत को ही हम लोग उत्तरी अयनांत भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? उत्तरी अयनांत भी। तो ऑप्शन में आपका क्या दे रखा है? उत्तरी अयनांत। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला सवाल, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? तो देखिए, पृथ्वी को अपने एक्सिस पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लगता है। अगर आपसे एग्जैक्ट टाइम पूछे तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लगेगा। ये एग्जैक्ट टाइम है ना, तो लगभग में 24 घंटे लगते हैं। इसीलिए इस गति को हम लोग दैनिक गति भी कहते हैं। घूर्णन को किस नाम से और जाना जाता है? कि एक दिन में अगर ये एक चक्कर पूरा करती है, इसीलिए इसको दैनिक गति, इसी को परिभ्रमण गति भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या हो जाएगा इसका? परिभ्रमण गति। और इनको इंग्लिश में कहा जाता है रोटेशनल मूवमेंट या रोटेशन। तो ऑप्शन बी सही। लास्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? तो यही तो घूर्णन कहलाता है। तो उम्मीद करता हूं कि पृथ्वी की गतियों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन अभी हमने यहां पर पढ़े हैं, उससे संबंधित एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो अच्छे तरीके से इस टॉपिक को कीजिए, ठीक है। और जो बच्चे नए हैं वो शेयर कर सकते हैं वीडियो को, ताकि इसका लाभ बाकी के लोगों को भी मिले। टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, ठीक है, फेसबुक पेज और लिंक्डइन पर भी प्रशिक्षण क्लासेज को फॉलो कीजिए। क्लास अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।